30 नवंबर 1971 खुफिया एजेंसी रॉ का सीक्रेट पीएम इंदिरा गांधी के पास पहुंचता है। 62 घंटों के भीतर पाकिस्तान की वायुसेना भारत पर हमला कर देगी। 2 दिसंबर 1971 तक की फाइनल डेडलाइन थी, क्योंकि वायरलेस पर रॉ एजेंट्स एक सीक्रेट कोड को डिकोड करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इसी बीच 24 घंटे बीत गए, हमला नहीं हुआ। रॉ चीफ आर.एन. काव अपने नेटवर्क पर कॉन्फिडेंट थे कि पहला हमला भारत के एयरबेसों पर होगा। वायुसेना को वार्न हो चुकी थी, पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर थी, लेकिन पता चला हमला 2 दिसंबर तक भी नहीं हुआ। वायुसेना चीफ ने रॉ के चीफ रामेश्वर काव से कहा कि आपकी सूचना में कुछ दम है, क्योंकि वायुसेना को इस तरह हाई अलर्ट पर बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता। काव ने बोले, बस 24 घंटे रुक जाइए। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल बात मान गए। इंदिरा गांधी को तो रॉ पर पूरा यकीन था, क्योंकि काव ने ऐसा नेटवर्क बनाया था कि उसे तोड़ पाना मुश्किल था। जो रॉ के एजेंट थे वो अच्छी लोकेशन पर थे और उनके पास सूचना भेजने के लिए एडवांस्ड वायरलेस थे। लेकिन पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं थी कि भारत तो पहले से ही तैयार बैठा है। 3 दिसंबर को पाकिस्तान अचानक से हवाई हमला बोल देता है। पाकिस्तान की ओर से किया गया ये एयर अटैक जंग की शुरुआत थी। भारत अगर पाकिस्तान पर पहले हमला बोल देता तो यूरोप पाकिस्तान का साथ देने के लिए उतर आता, लेकिन अब गेम पलट चुका था। वो न्यूट्रल हो गए और 3 दिसंबर की ठीक शाम को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने युद्ध की घोषणा कर दी। यह भारत की तरफ से उस युद्ध का ऐलान था जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसमें रॉ का ऑपरेशन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। आज बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात बन चुके हैं। वो फिर दुश्मन बन चुका है। तब सुपर कॉप आर.एन. काव ने मैदान संभाला था और अब 2025 में सुपर कॉप अजीत डोभाल मोर्चे पर हैं। इस बार भी भयंकर ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। भारत ने जैसा जाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैलाकर उनको घर में घेर रखा है, वैसा ही खेल बांग्लादेश में हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको इस नए ऑपरेशन के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान की नाक में दम करने के बाद अब बांग्लादेश में बवंडर खड़ा कर दिया है, और बहुत जल्द आप इसके बड़े रिजल्ट देखने वाले हैं। ये तमाम बातें बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आर.एन. काव ने 1971 में कैसे पूरा नेटवर्क बिछा डाला था और उसमें कैसे बड़ी सफलता मिली थी। साल 1971 भारतीय उपमहाद्वीप की सियासत में भूचाल आ चुका था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई चरम पर थी। पाकिस्तान की हुकूमत बंगालियों पर जुल्म ढा रही थी और लाखों लोग भारत की तरफ शरण ले रहे थे। तभी हिंदुस्तान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने इतिहास बदल दिया। इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे था रॉ के फाउंडर जेंटलमैन स्पाई मास्टर आर.एन. काव का दिमाग, जिन्हें 1971 की जंग में उनके रोल के लिए आर्किटेक्ट ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। आपने सही सुना दोस्तों, बांग्लादेश के जन्म में इस भारतीय जासूस का बड़ा हाथ था। काव साहब ने अपनी टीम काव बॉयज के साथ पूर्वी पाकिस्तान में एक ऐसा खुफिया नेटवर्क बिछाया जो पाकिस्तानी फौज की नाक के नीचे काम कर रहा था। रॉ ने बंगाली मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग, हथियार और इंटेलिजेंस देकर ताकतवर बना दिया। कहते हैं कि उस समय एक जवान भारतीय जासूस अजीत डोभाल ने भी जमीनी स्तर पर मुक्ति वाहिनी की मदद की और बहादुरी से खुफिया जानकारी जुटाई थी। जी हाँ, वही अजीत डोभाल जो आगे चलकर इस कहानी में और तहलका मचाने वाले हैं। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत में ही पूर्वी पाकिस्तान में कमाल दिखा दिया था। 1771 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग छिड़ गई। पाकिस्तानी जनरल अपनी घड़ी हुई अजेय किलाबंदी के भरोसे थे, लेकिन यहाँ रॉ और भारतीय सेनाएं मिलकर ऐसा बवंडर प्लान बना चुकी थीं कि पाक फौज की सिट्टी पिट्टी गुल होने लगी। केवल 13 दिन में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर कब्जा जमा लिया। आसमान पर इंडियन एयरफोर्स का राज हो गया। समंदर से इंडियन नेवी ने दुश्मन की सप्लाई लाइन काट दी। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी सेना को आधिकारिक तौर पर घुटने टेकने पड़े। जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना गया। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान ने सोचा था
कि वो पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा दबाकर रखेगा, उसे चंद दिनों में ऐसी करारी शिकस्त मिली कि एक नया देश बांग्लादेश जन्म ले चुका था। इस ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि मैदान में जीतने के लिए सिर्फ टैंकों तोपों की नहीं, दिमाग और जासूसी के तूफानी खेल की भी जरूरत होती है। इंडिया ने ऐसा तूफान मचा डाला कि अमेरिका भी हक्का बक्का रह गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो अभी शुरू हुआ था। 1971 में मिली जीत के बाद भारत ने सोचा था कि बांग्लादेश उसका दोस्त देश बनकर उभरेगा। शुरुआती वर्षों में ऐसा लगा भी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने, जो भारत के करीबी थे और जिनकी अगुवाई में देश आजाद हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर किसे पता था कि चंद साल बाद एक खूनी साजिश पूरा खेल पलट देगी। साल 1975 आते आते बांग्लादेश में अंदर खाने हलचल बढ़ने लगी। शेख मुजीब ने आपातकाल जैसी स्थिति बनाकर एक दलीय शासन लगाने की कोशिश की तो कई लोग नाराज हो गए। लेकिन असली खतरा तो वो था जो पर्दे के पीछे रचा जा रहा था। हिंदुस्तान के जासूस चौकन्ने थे। कहा जाता है कि आर.एन. काओ ने खुद भेष बदलकर शेख मुजीब को आगामी खतरे के प्रति सावधान करने की कोशिश की थी। जून 1975 में एक पान सुपारी कारोबारी बनकर काओ ढाका पहुंचे और मुजीब से गुप्त मुलाकात में कहा, सावधान रहिए, आपके अपने ही कुछ फौजी अफसर बगावत की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने उन साजिशकर्ताओं के नाम तक गिनवा दिए। मगर अफसोस, शेख मुजीब ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। शायद उन्हें यकीन था कि उनकी अपनी सेना उनके खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 15 अगस्त 1975 की वो स्याह रात आई जब ढाका में गोलियों की तड़तड़ाहट ने सबको दहला दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल, आखिर इस तख्ता पलट की साजिश रची किसने? क्या ये कुछ गुस्साए बांग्लादेशी अफसरों की ही कारस्तानी थी, या इसके पीछे कोई और शातिर दिमाग काम कर रहा था? दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां CIA और ISI जैसे विदेशी खिलाड़ियों की एंट्री होती है। बाद में जो खुफिया रिपोर्टें सामने आईं, उनसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 1975 के इस तख्ता पलट का असली मास्टरमाइंड पाकिस्तान और अमेरिका की CIA थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान की ISI और अमेरिका का CIA दोनों ने मिलकर पर्दे के पीछे मोहरे सेट किए थे। एक भारतीय गोपनीय नोट में माना गया कि इस साजिश की रियल ब्रेन पाकिस्तान और CIA थे। तब मुजीब को हटाकर अगली सरकार बनी खोंडकर मुश्ताक अहमद की, जो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति बने। लेकिन यह सरकार पूरी तरह भारत विरोधी रुख लेकर आई थी। उसने आज से 50 साल पहले भी पाकिस्तानी समर्थन पाए कई अफसर ऊंचे ओहदों पर बैठा दिए गए। जिस तरह से अब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करके अमेरिकन मैन यूनुस कर रहे हैं, अब की तरह तब भी चीन ने तुरंत हाथ बढ़ाया था। देखते ही देखते ढाका की नई हुकूमत पर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों का असर बढ़ने लगा था। दोस्तों, अब मोदी की तरह तब दिल्ली में इंदिरा सरकार थी। भारत खुलकर दखल नहीं दे सकता था, मगर रॉ के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं था। सवाल था, क्या बांग्लादेश दुश्मनों की कठपुतली बनकर रह जाएगा? तो रॉ ने ठाना कि ऐसा नहीं होने देंगे। अब शुरू हुआ एक गुप्त ऑपरेशन, जिसका मिशन था बांग्लादेश में भारत का दोबारा असर कायम करना। इस खुफिया जंग के 4 बड़े उद्देश्य तय किए गए थे। एंटी इंडिया ताकतों को लगाम, दुश्मन विदेशी ताकतें यानी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जैसे देश बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न कर पाएं। 2. शरणार्थी संकट रोकना, बांग्लादेश में हालात ऐसे न होने पाए कि वहां के अल्पसंख्यक यानी खासकर हिंदू डरकर भारत भागने पर मजबूर हों। 3. ढाका में दोस्त सरकार बनाई जाए, यानी बांग्लादेश में जो भी हुकूमत हो वो भारत के प्रति दोस्ताना रवैया रखे, कम से कम दुश्मनों की कठपुतली न बने जा। भारत और बांग्लादेश के बीच हर मामले में करीबी बढ़े, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य सब क्षेत्रों में सहयोग गहरा हो। इन लक्ष्यों को पाने के लिए रॉ ने चुपचाप कई मोर्चों पर काम शुरू किया। एक तरफ वो बांग्लादेश की नई हुकूमत की नब्ज टटोल रहे थे, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर भारत समर्थक लोगों को फिर से संगठित होने का हौसला दे रहे थे। कई सालों तक रॉ ने लगातार काम किया। पर्दे के पीछे बांग्लादेश में अपनी जमीन वापस हासिल करने के लिए शतरंज की बिसात बिछाती रही।
इसी बीच रॉ ने अपना सबसे तगड़ा प्लान लॉन्च किया, ऑपरेशन फेयरवेल। मिशन था भारत विरोधी सत्ता को बाय बाय करवाना। सेना के एक ऊंचे ओहदे वाले कमांडर ने गुप्त रूप से भारत के पक्ष में वफादारी बदल दी। यह एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। उस भगोड़े कमांडर ने रॉ को वो तमाम राज बताए जिसने बांग्लादेशी अरशद सरकार की चूलें हिला दी। उसने खुलासा किया कि अरशद की हुकूमत में पाकिस्तान के आईएसआई और सीआईए के कौन-कौन से अधिकारी अंदर खाने डेरा डाले पड़े हैं। ऑपरेशन फेयरवेल की टीम ने एक एक कर कई आईएसआई एजेंटों और सीआईए के पेड़ गुर्गों को किनारे लगा दिया। उनका नेटवर्क तहस नहस करने में जुट गई। आखिरकार दिसंबर 1990 वो घड़ी आई जब खेल का पटाक्षेप होना था। जनता के भारी विरोध और लगातार दबाव के चलते अरशद ने आपातकाल घोषित किया था, मगर बात बन नहीं रही थी। 11 दिसंबर 1990 को अरशद ने मजबूर होकर इस्तीफा दे दिया। उसे सेना ने घर में नजरबंद कर लिया। तख्ता पलट अपने अंजाम पर था। कहते हैं जिस वक्त अरशद को हटाकर कैद किया गया, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब भारत की खुफिया चाल का नतीजा है। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि वहां मौजूद भारतीय मोहरे बेनाम और बेचेहरा रहे। अरशद की पूरी हुकूमत में कोई पहचान ही नहीं पाया कि उन्हें मात किसने दी। इस तरह ऑपरेशन फेयरवेल जबरदस्त कामयाब हुआ। बिना सीमा पार सेना भेजे, बिना खुले टकराव के भारत ने एक दुश्मनी भरे शासन को चलता कर दिया। बांग्लादेश में फिर लोकतंत्र बहाल हुआ। 1991 में चुनाव हुए और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी सत्ता में आई। फिर 1996 में शेख हसीना की सरकार आई तो भारत बांग्लादेश सहयोग ने रफ्तार पकड़ी। हालांकि इस दौरान भी पाकिस्तान कभी भी चैन से नहीं रहा। वो बांग्लादेश के बंदरगाह के जरिए पूर्वोत्तर भारत में हथियार भेजकर खून खराबा करवाना चाहता था, लेकिन उसकी यह साजिश बेनकाब हो गई और नाकाम भी रही। रॉ और भारत की अन्य एजेंसियों ने पर्दे के पीछे से ढाका को जरूरी सूचनाएं और सहयोग दिया, जिससे सच सामने आया। यह भारत बांग्लादेश साझेदारी की जीत थी और आईएसआई के मुंह पर करारा तमाचा। दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसने पाकिस्तान और दुश्मनों की नाक में दम कर रखा है, अजीत डोभाल। दशकों के तजुर्बे के बाद 2014 में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए बने। नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही अजीत डोभाल को देश की सुरक्षा की कमान सौंपी गई। बस फिर क्या था, हिंदुस्तान की खुफिया रणनीति में एक आक्रामक मोड़ आ गया। डोभाल का मंत्र था, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यानी दुश्मन को उसके घर में घुसकर मात दो। उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसियों को खुली छूट दे दी कि देश के बाहर जहां भी भारत विरोधी साजिश रची जाए, उसे जड़ से उखाड़ फेंको। 2014 में बांग्लादेश की बात करें तो उस समय वहां शेख हसीना ही प्रधानमंत्री थी, लेकिन माहौल तनावपूर्ण था। और तभी एक सनसनीखेज खुलासा होता है जिसने सबको चौंका दिया। भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक भयानक साजिश पकड़ी। ये साजिश थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या करके वहां तख्ता पलट करने की। लेकिन यहां पर इंडियन इंटेलिजेंस ने कमाल कर दिखाया। जो सीक्रेट रिवील हुआ वो ये कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें सेना के कुछ बागी धड़ों के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहती थीं। भारत ने तुरंत हाई अलर्ट घोषित कर दिया। एनएसए अजीत डोभाल खुद एक्शन में आ गए। भारत ने सबूतों के साथ एक डोजियर ढाका भेजा जिसमें साजिश के पूरे जाल का ब्यौरा था। बांग्लादेश की हुकूमत हिल गई। तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी गई, छापेमारी शुरू हुई। हसीना की जान बाल बाल बच गई क्योंकि समय रहते प्लॉट का भांडा फूट गया था। इस घटना के बाद भारत ने तसल्ली से नहीं बैठने का फैसला किया। अजीत डोभाल को पता था कि जब तक बांग्लादेश में पाकिस्तानी नेटवर्क को जड़ से साफ नहीं किया जाएगा, ऐसे प्लान दोबारा बन सकते हैं। उन्होंने रॉ को निर्देश दिए कि बांग्लादेश में अपने खुफिया ऑपरेशंस को फिर पूरी ताकत से एक्टिवेट करें। तुरंत एक कोवर्ट अभियान शुरू किया गया जिसका मकसद था बांग्लादेश में छुपे आईएसआई के नेटवर्क की सफाई। बहुत जल्दी इसके नतीजे दिखने लगे। 2015 की शुरुआत में ही पाकिस्तान के 2 तथाकथित राजनयिक रंगे हाथों पकड़ में आ गए, बांग्लादेश में गड़बड़ी फैलाते हुए। जनवरी 2015 में मजहर खान नाम के एक पाकिस्तानी अधिकारी को ढाका से निकाल दिया गया। इसके कुछ महीनों बाद दिसंबर 2015 में एक और पाकिस्तानी अधिकारी
फरीना अरशद को भी देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, 2014 से 2019 का दौर भारत बांग्लादेश रिश्तों में अभूतपूर्व निकटता रहा है और इसका श्रेय काफी हद तक उन गुप्त अभियानों को जाता है जिसने आईएसआई की कमर तोड़ दी थी। लेकिन हालिया वर्षों में बांग्लादेश की राजनीति में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिन्होंने एक बार फिर से भारत को हिलाकर रख दिया है। दरअसल 2020 के बाद से बांग्लादेश ने चीन के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग काफी बढ़ा लिया है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बंदरगाह, हथियार, इन सौदों में चीन कूद पड़ा है। अमेरिका भी ह्यूमन राइट्स और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने लगा। कहने को तो अमेरिका और भारत रणनीतिक साझीदार हैं, लेकिन दक्षिण एशिया में अमेरिका अपने हित देखता है। अब वहां चुपके से रूस की भी एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, रॉ ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि शेख हसीना सुरक्षित रहे। उन पर कई जानलेवा हमले हुए, लेकिन रॉ की मदद से वो हर बार बाल बाल बच निकली। अब खबरें आ रही हैं कि शेख हसीना ने भारत में एनएसए डोभाल से गुपचुप मीटिंग्स कर चुकी हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रॉ ने एक नया सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका मकसद बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को फिर मात देना है। यह ऑपरेशन क्या है, इसका कोड नेम क्या है, ये फिलहाल एक टॉप सीक्रेट है। रॉ के अधिकारी फिर मैदान में एक्टिव हो चुके हैं। अवामी लीग के कई नेताओं के खुले बयान आने लगे हैं कि भारत हमारे साथ है, घबराने की बात नहीं। इसका भी अपना मतलब है। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी मोर्चों पर उलझा हुआ है। ऐसे मौके पर रॉ जैसा खिलाड़ी अपना दाम चलने से नहीं चूकेगा। रॉ के ऑपरेशनों का राज अक्सर तभी खुलता है जब कामयाबी मिल चुकी होती है। 1971 में भी जब दुनिया को पता चला तो एक नया देश बन चुका था। इस बार भी जब तक हमें खबर मिलेगी, खेल काफी आगे बढ़ चुका होगा। बांग्लादेश सरकार के मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं और लगातार भारत विरोधी बयान भी दे रहे हैं। यूनुस चीन के साथ भारत के चिकन नेक पर विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। वह पाकिस्तान की आईएसआई को भी यहां न्योता दे चुके हैं, जो बांग्लादेश में लश्कर आतंकियों को ट्रेनिंग देती रही है। चूंकि मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं, मगर वो यह नहीं जानते हैं कि रॉ ने उनकी इन हरकतों पर आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है। रॉ अब बांग्लादेश में डोभाल वाली रणनीति पर काम कर रही है। रॉ के जांबाज एक बार फिर तूफान मचाने की तैयारी में हैं। अंदरूनी खबरों की माने तो रॉ ने बांग्लादेश में पहले से मौजूद अपने जमीनी नेटवर्क को एक्टिव मोड में डाल दिया है। रॉ ने वहां अपनी डिजिटल ताकतें भी तैनात कर दी हैं। यूनुस सरकार की हर हरकत अब डिजिटल माइक्रोस्कोप के नीचे है और हाल ही में कुछ बेहद अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जैसे ये कि बांग्लादेश चीन से $3 अरब का भारी भरकम कर्ज लेने की तैयारी में है। अब यही फॉर्मूला श्रीलंका को तबाह कर चुका है और रॉ जानती है कि ये डील बांग्लादेश को भी चीन के कर्ज के जाल में धकेल सकती है। अब भारत की ये सीक्रेट एजेंसी चुपचाप लेकिन पूरी ताकत के साथ इस पूरे खेल को नाकाम करने में लगी हुई है। रॉ अब उन लोकल ताकतों के संपर्क में है जो यूनुस के खिलाफ लोकतांत्रिक बदलाव चाहती हैं। ये एजेंसी सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं रहती, साइबर वॉरफेयर में भी इसका जलवा कायम है। 2025 में रॉ ने एक जबरदस्त साइबर स्ट्राइक कर दी। बांग्लादेश की सरकारी संचार प्रणालियों में सेंध लगाकर यूनुस सरकार की चीन और पाकिस्तान के साथ हो रही बातचीत और सौदों की पोल खोल दी। इस जानकारी ने भारत को मौका दिया कि वो समय रहते उन चालों को रोक सके जो भारत के हितों के खिलाफ थी। ताजा हालात ये हैं कि 2025 में बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग और विपक्षी बीएनपी के बीच तनातनी तेज हो चुकी है। ऐसे में रॉ इन राजनीतिक ध्रुवों के बीच संवाद और समन्वय बैठाकर लोकतांत्रिक क्रांति की आग को हवा दे सकता है। याद रखिए, 1971 में रॉ ने ही मुक्ति वाहिनी को खड़ा करके एक नए देश की नींव रखवाई थी। अब वो इतिहास नए अंदाज में दोहराने का वक्त आ गया है। हालांकि रॉ के तमाम ऑपरेशन सीक्रेट हैं और भारत कभी इनको खुलेआम स्वीकार नहीं करता है। कुछ वक्त पहले अपुष्ट खबर आई कि बांग्लादेश के गुप्त सरकारी डाटाबेस में सेंध लगा है और उनके सीक्रेट दस्तावेज बाहर निकल आए हैं, जिनमें यूनुस सरकार की भारी भरकम करप्शन और बाहरी फंडिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा छिपा हुआ है। अब इस सबूतों के साथ दुनिया भर के मंचों पर यूनुस सरकार को बेनकाब करने का पूरा मौका है। कहा जा रहा है कि ये रॉ के जरिए हुआ है, हालांकि रॉ ने इसे स्वीकार नहीं किया है। हालांकि अब बांग्लादेश में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसे फौरन लाइक करो, अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिए, ताकि आने वाली धमाकेदार कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। याद रखो, आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे देश के गुमनाम हीरो को सलाम है।